अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। सबसे पहले अहम खबर, झूठ बोला जा रहा था, प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, लेकिन ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। तरदीद भी आ चुकी। वजीर खजाना से मुतालिक सोशल मीडिया पर लगाए गए इल्जामात इंतहाई बेबुनियाद है। वो खुद इसकी तरदीद कर चुके हैं। ISPR को इस बारे में बात करनी पड़ी है। समा की नुमाइंदा सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा, तफसील से बताइए क्या कहा गया है ISPR की जानिब से। जी, ISPR की जानिब से इस वक्त एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट इशू की गई है, जिसमें कहा गया है कि साबिक वजीर खजाना के हवाले से सोशल मीडिया पर शाहीन सहबाई और कुछ दीगर अफराद की जानिब से जो इल्जामात लगाए गए हैं वो एक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है। खुद शौकत तरीन जो कि साबिक वजीर खजाना है, उन्होंने भी इसकी तरदीद की है। वो सेनेटर भी हैं। इस वक्त ज़ाती मफादात को फरोग देने के लिए इदारे और इसकी क़यादत के खिलाफ बदनीयती पर मबनी तमाम इल्जामात और सरीहन झूठ बोलना काबिल मजम्मत करार दिया गया है ISPR की जानिब से। और उन्होंने ये भी कहा है कि इदारा मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी चाराजोई और कार्रवाई का हक महफूज रखता है। सुमेरा साथ रहिए, सुमेरा हमारे साथ ही रहिए। सारे के सारे मामले के ऊपर ये थोड़ा सा मामला समझने की भी कोशिश करते हैं। ISPR ने क्या कहा है वो बता देते हैं। साबिक वजीर खजाना से मुतालिक सोशल मीडिया पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। ऐसी सूरत में कि जब वो खुद भी इसकी तरदीद कर चुके हैं, इन सारे के सारे मामलात से इदारों को दूर रखें, अपने ज़ाती मामलात के साथ इसको न मिलाएं। ISPR को ऐसा कहना पड़ा है। बिल्कुल, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना से मुताल्लिक़ सोशल मीडिया पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद प्रोपेगेंडा हैं। ISPR की जानिब से वजाहत दी गई है। बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इन इल्ज़ामात को सख्ती से रद्द करते हैं। और न सिर्फ ये बल्कि ख़ुद शौकत तरीन ने भी इसकी तरदीद कर दी है। ISPR ने यह भी बताया है ज़ाती मफादात के लिए इदारे और क़यादत पर इल्ज़ामात और झूठ बोलना काबिल मज़म्मत है। इदारा ऐसी हरकत में मुलव्विस अफराद के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का हक़ रखता है। ISPR की जानिब से ऐसा बताया गया है। अहम सियासी खबर भी आपको दें। मुस्लिम लीग काफ में दराड़े। चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही, इनकी राहें जुदा जुदा। चौधरी शुजात मुस्लिम लीग नून के साथ चलना चाहते हैं, दूसरी तरफ ऐसा मामला नहीं है। इसी सारे के सारे किस्से पर होगी बात। समा लाहौर के ब्यूरो चीफ नईम अनीफ हमारे साथ हैं। नईम साहब, बिल आखिर ये फैसला हो गया है कि चौधरी शुजात हुसैन अलग लाइन लेंगे, चौधरी परवेज इलाही अलग लाइन लेंगे? जी बिल्कुल। काफ लीग जो है बज़ाहिर तो अदम एतमाद की जब तहरीक आई साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ, उस वक्त बदी, मगर मुल्क के सियासी हलकों में इसे नूरा कुश्ती और एक फिक्स मैच समझा जा रहा था। मगर ये फिक्स मैच जो है हकीकत में बदल चुका है और इसके नताइज आना शुरू हो गए हैं। मुस्लिम लीग काफ में बाकायदा तौर पर दरारें जो है वो पड़ गई हैं, जबकि चौधरी शुजात का मुस्तकबिल जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ जोड़ने का फैसला किया है काफ लीग के एक इदारे ने। जबकि चौधरी शुजात बेटे और साथी रहनुमा मुस्लिम लीग नून का साथ देंगे मुस्तकबिल की सियासत में। परवेज इलाही ने तहरीक इंसाफ से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। मोहम्मद सनाई ने चौधरी परवेज इलाही और दीगर को PTI के साथ चलने पर आमादा कर लिया है और मोहम्मद सनाई साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का साथ देने के हामी है, जबकि चौधरी शुजात परवेज इलाही को मुस्लिम लीग नून के साथ चलने पर आमादा नहीं कर सके। चौधरी शुजात ने परवेज इलाही की इमादगी ना मिलने पर अपनी पोजीशन वाज़े कर दी है। मोहम्मद इलाही की जिद ने काफ लीग को दो टुकड़े किया है, ये भी कहना है काफ लीग के बाज़ रहनुमाओं का। जबकि कामिल अली आगा भी कोशिशों के बावजूद चौधरी बरादरान में मफाहमत नहीं करवा सके। शुजात फैमिली आइंदा इलेक्शन नून लीग के, लेकिन नहीं सर, बात तो ये है ना, सवाल तो यहाँ पर ये पैदा होता है इस सारी सूरत हाल के बाद, काफ लीग किसके साथ जाएगी? चूंकि काफ लीग के जो लीडर्स हैं वो किसका साथ देंगे? क्या वो चौधरी शुजात हुसैन के पीछे चलना पसंद करेंगे या फिर वो चौधरी परवेज इलाही के साथ चलना पसंद करेंगे? जरदारी और हमजा शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, उसमें भी काफ लीग के हवाले से बड़ी सैर हासिल जो है वो गुफ्तगू की गई और उस पर आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से एक ये भी पैगाम पहुंचाया गया कि चौधरी परवेज इलाही स्पीकरशिप के लिए वो कंटिन्यू करना चाहते हैं पंजाब में और इस पर वो नून लीग को गैर मुस्तहकम करने और पंजाब हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने से पीछे हट सकते हैं। मगर हमजा शहबाज ने वक्त मांगा इस पर फैसला करने के लिए और आज की जो मुलाकात है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात, उसके बाद सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह दिखाई दे रही है कि काफ लीग में दरारें पड़ गई हैं। चौधरी शुजात और परवेज इलाही का सियासी मुस्तकबिल जो है वो जुदा जुदा हो चुका है।
ٹھیک ہے. اچھا میں یہی سوال دہراؤں گا نعیم حنیف صاحب کہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو چودھری برادران میں آپس میں دراڑیں پڑ رہی ہیں تو ان کے جو ارکان ہیں، قافلی کے ارکان جو رہنما ہیں، وہ کس کے ساتھ چلنا پسند کریں گے؟ آیا مستقبل میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے خاص طور پر الیکشن کہنا خاص چاہ طور رہے پر الیکشن کے موقع پہ وہ کس کا ساتھ دیں گے؟ چودھری شجاعت حسین کا، چودھری پرویز الہی کا؟ کون سا گروپ مضبوط ہے؟ دیکھیے وہ تو دیکھیے 5 ووٹ تھے، جس میں ایک ووٹ طارق بشیر چیمہ اور دوسرا ووٹ چودھری فالق حسین. وہ تو آلریڈی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہو گئے حسن سماج کی ساری جنگ میں. اور ایک جو خاتون رکن تھی ان کی، اس سے قبل بظاہر چودھری پرویز الہی صاحب کلیم تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، مگر آج کی ملاقات میں وہ خاتون رکن بھی چودھری شجاعت کے دھڑے کے ساتھ چلی گئی. اس طرح وفاق میں جو 5 ووٹ تھے وہ 3-2 کے ساتھ تقسیم ہو چکے ہیں. پرویز الہی کے پاس اس وقت قومی اسمبلی میں صرف مونس الہی کا ایک ووٹ بچا ہے اور دوسرا ووٹ جو ہے حسین لائی، جو کہ یعنی بادی نظر میں چودھری شجاعت حسین کا گروپ زیادہ پاورفل معلوم ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کا نعیم حنیف صاحب. اور اب بات کریں گے وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے والی بڑی بیٹھک کی، جس میں توانائی کی بچت کے لیے رات 8:30 بجے بازار بند کرنے پر چاروں صوبوں کا اتفاق کر لیا گیا ہے. آئندہ ملک میں امپورٹڈ فیول پر چلنے والا کوئی پاور پلانٹ نہ لگانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. قومی اقتصادی کونسل میں سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ نے تاجر تنظیموں سے مشاورت کے لیے 2 دن کی مہلت مانگ لی. وفاقی وزیر خرم دستگیر کہتے ہیں ہفتے کو چھٹی کی تجویز دی گئی ہے. 20% لوگوں کو گھروں سے کام کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے. عثمان خان اس اہم معاملے کے اوپر رپورٹ کر رہے ہیں. ملک میں بجلی کے سنگین بحران پر قابو پانے کا مشن. قومی اقتصادی کونسل نے وفاقی کابینہ کے فیصلوں سے اصولی اتفاق کر لیا. بازار مارکیٹیں رات 8:30 بجے تک بند کرنے سے متعلق چاروں صوبے ایک پیج پر تو آ گئے، لیکن تجارتی تنظیموں سے مشاورت کے لیے سندھ، پنجاب اور بلوچستان نے 2 روز کی مہلت مانگ لی. بحران سے نمٹنے کے لیے اور بھی کئی اقدامات تجویز کیے گئے. ایک دن کا جو کام ہے اس کو کم کرنے کی تجویز ہے سیٹرڈے کی. ہر روز 20% جو ورک فورس ہے اس کو ورک فرام ہوم کی تجویز ہے. ایمرجنسی میں یہ سارے اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں. وزیر اعظم نے کہا ماضی کی غیر دانشمندانہ پالیسیوں نے سنگین مسائل پیدا کیے. مہنگائی، بے روزگاری، غربت اور عدم استحکام جیسے خطرناک چیلنجز درپیش ہیں. صورتحال انتہائی مشکل ضرور ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ نمٹنا ممکن ہی نہ ہو. مختصر عرصے میں معیشت کی سمت درست کر دی. توانائی سمیت مختلف شعبوں کے لیے اصلاحاتی اقدامات کیے ہیں. شہباز شریف نے شرکاء کو اپنی ترجیحات، حکمت عملی اور نئے مالی سال کے بجٹ سے متعلق اعتماد میں بھی لیا. ماہرین کے مطابق تجارتی مراکز کی جلد بندش سے 3000 میگا واٹ کی بچت ہوگی. شارٹ فال آدھے سے بھی کم رہ جائے گا اور لوڈ شیڈنگ کے مارے گھریلو صارفین کو ریلیف مل سکے گا. توانائی کی بچت کے لیے بازار رات 8:30 بجے بند کرنے کی تجویز تاجروں نے مسترد کر دی ہے. لوڈ شیڈنگ پر قابو کے لیے اقدامات اور مارکیٹ رات 10 بجے تک کھلی رکھنے کی تجویز دے دی ہے. توانائی کی بچت کے لیے رات 8:30 بجے ملک بھر کے بازار بند کرنے کا فارمولہ. لاہور کے تاجر رہنما نعیم میر نے حکومتی فارمولے کو مسترد کر دیا. ہم صوبائی حکومتوں سے درخواست کرتے ہیں کہ ریلیونٹ کوارٹرز اور جو تاجر تنظیمیں ہیں ان کا خصوصی اجلاس بلایا جائے اور مشاورتی عمل کیا جائے، نہ کہ حکومت اپنا فیصلہ تاجروں پر تھوپنے کی کوشش کرے. کراچی کے تاجر بھی حکومتی فیصلے سے خوش نہیں. دن بھر بجلی نہ ہونے کی وجہ سے کاروبار عملاً بند رہتا ہے، تو یہ حکومت کی طرف سے قطعی طور پہ غلط فیصلہ ہے. اس پر عمل درآمد میں سمجھتا ہوں کہ ممکن نہیں ہے. کم از کم رات 10 بجے تک اسے وسعت دینی چاہیے. آل پاکستان تاجر اتحاد کے امجد بلوچ نے کہا حکومت لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کے لیے اقدامات اٹھائے. تاجر رہنماؤں نے حکومت سے اپیل کی کہ مارکیٹیں رات 10 بجے تک کھولنے کی اجازت دی جائے. حالت یہ ہے کہ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 5307 میگا واٹ ریکارڈ کیا گیا ہے. مختلف شہروں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 8 سے 10 گھنٹے ہو گیا. ملک میں بجلی کا شارٹ فال 5360 میگا واٹ رہ گیا. بجلی کی پیداوار 21293 جبکہ طلب 26600 میگا واٹ ہے. مختلف شہروں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 8 سے 10 گھنٹے ہو گیا ہے. 4 سے 5 مرتبہ لائٹ جاتی ہے. اگر اندازہ لگایا جائے تو 1.5 گھنٹہ کبھی 1 گھنٹہ اس طرح لائٹ جاتی ہے. کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے. ہر گھنٹے کے بعد جا رہی ہے، 5-10 منٹ آتی ہے، پھر
चल जाती है। पावर डिवीजन के मुताबिक पन बिजली की पैदावार 4,688 मेगावाट है। सरकारी थर्मल प्लांट्स 1,314 मेगावाट, निजी शोबे के बिजली घर 12,182 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, जबकि विंड पावर प्लांट से पैदावार 1,567, सोलर प्लांट से 118 मेगावाट, बगास से चलने वाले प्लांट से 187 मेगावाट और जौहरी ईंधन से 1,237 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। के इलेक्ट्रिक ने कराची में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना रिहायशी और सनती इलाकों में लोड शेडिंग शुरू करने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान साहब, कितने घंटे की लोड शेडिंग होगी रोज़ाना की बुनियाद पर? फवाद, देखें, गर्मी में सूरत हाल जो है और ज़्यादा खतरनाक होने जा रही है। कराची वालों के लिए बहुत बुरी खबर है कि कराची के जो मुस्तस्ना इलाके थे बिजली की लोड शेडिंग से, उनमें भी अब जो है यौमिया जो है वो 3 घंटे की लोड शेडिंग होगी। हर रोज जो है वो 1-1 घंटे की लाइट 3 मरतबा जाया करेगी। इसमें सनती इलाके भी शामिल हैं और रिहायशी इलाके भी शामिल हैं। के इलेक्ट्रिक का कहना यह है कि यहाँ से जो बिजली हम बचाएंगे वो जो अब लोड शेडिंग वाले पहले वाले इलाके उनमें जो है वो हम दौरानिया कम करने की कोशिश करेंगे। ये दौरानिया जो है लोड शेडिंग वाले इलाकों में जो पहले ही 14 घंटे तक पहुंच चुका है, लोगों की जिंदगी अजाब बन चुकी है गर्मी में। अब जो है वो मुस्तस्ना इलाकों में भी जो है लोड शेडिंग होगी। बहुत शुक्रिया आपका रिजवान आलम। अब सूरत हाल मुश्किल कहिए, संगीन कहिए या दिलचस्प, वफाकी वजीर बराए तवानाई खुर्रम दस्तगीर मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने के दावे कर रहे थे। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिजली ही चली गई, कुछ सेकंड्स बाद ही बहाल भी हो गई। पाकिस्तान बनने के बाद से आज तक सवाए इस्लामाबाद में पाकिस्तान का सारा निज़ाम बिजली का वसीला और दकियानूसी निज़ाम है, जिसकी वजह से मेंटेनेंस और मुकम्मल करेगी मेंटेनेंस और फॉल्ट की वजह से 10 घंटे बिजली कई इलाकों में गायब रहती है। चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन से पहले ही धांधली के इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए हैं। कहते हैं कि तैयारी हो रही है कि किसी तरह इनको इलेक्शन जितवाया जाए। उनका कहना था कि कारकुनान तैयारी करें, चंद दिनों में सबसे बड़े एहतजाज की तारीख दूंगा। किसी को एतमाद नहीं है इलेक्शन कमीशन पे। जो इन्होंने हल्का बंदियां की, सारी जगह से कंप्लेंट्स आ रही और सबको पता है कि तैयारी कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह इनको इलेक्शन जिताया जाए। इन चोरों को ऊपर लाने के लिए और रखने के लिए सारे पाकिस्तान के इदारों की तबाही होगी। सिर्फ 2 फोर्सेस इस वक्त ये जो दुश्मन जो चाहते हैं कि कमजोर हो, एक वो चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ, दूसरी वो चाहते हैं पाकिस्तानी फौज कमजोर हो। और वो जो फोर्सेस हैं जो हम दोनों के अगेंस्ट थी, वो आज बड़े खुश हैं कि ये शहबाज शरीफ आ गया। जिस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है, ये किसको सूट कर रहा है? पाकिस्तानी अवाम को तो नहीं सूट कर रहा। किसको फायदा हो रहा है इससे? जिनका एजेंडा है पाकिस्तान को कमजोर करना, आजादी तहरीक पे पूरा जोर लगाना है। हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, जैसे क्लियर होता है मैं आपको डेट दूंगा। कानून के अंदर रहते हुए उनसे परमिशन मांग रहे हैं। इस मुल्क की तारीख का इंशाल्लाह सबसे बड़ा हम एक एहतजाजी प्रोटेस्ट करेंगे। आज की तकरीब के दौरान इमरान खान कुछ कंफ्यूज से दिखाई दिए। कभी जबान लड़खड़ाई तो कभी कारकुनान के नारे उन्हें नागवार गुजरे। साथी रहनुमा तकरीर के दौरान आते रहे, उन्हें रेस्क्यू करते रहे, कान में पॉइंट्स बताते रहे। इक़्तिदार गया, लॉन्ग मार्च भी कोई रंग न लाया। शायद इसी का गम है कि खान साहब की जुबान अक्सर लड़खड़ा जाती है। किसी भी दुनिया के अंदर मुल्जिम काजी नहीं बन सकता। आईजी इस्लामाबाद उस दिन हिसाब किताब में गड़बड़ की थी। 1600, 180, 26,000। फिर से मैं बताता हूँ, आज रुपए और फीसद में कंफ्यूज हो गए। 45 रुपए, 45% रुपए, 45% रुपए। गैस महंगी की। कभी पर्ची का सहारा लेते हैं तो कभी साथी तकरीर के दौरान पॉइंट याद दिलाते हैं। एक आदमी जो इनकी टिकट लेने लगा, मीडिया के लोग जिस तरह खड़े हैं, बिफोर यू लीव नूरुल्लाह कादरी से वो मुज़म्मती करारदाद करवानी है, वो बीजेपी के उसमें। इमरान खान भी साथियों के कहे का खूब मान रखते हैं। कादरी साहब आप आके वो जो हिंदुस्तान में
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی، اس کے اوپر ایک قرارداد پاس کریں گے۔ کیا تارے توڑ کر لے آئے؟ خبر کی تفصیل کچھ ہی دیر بعد۔ وفاقی وزیر آبی وسائل خورشید شاہ نے پی ٹی آئی ارکان کو اسمبلی لوٹ آنے کی دعوت دے دی۔ بولے چھپ چھپ کر ملاقاتوں کی سیاست اب نہیں ہونی چاہیے۔ اقتدار میں تھا تب بھی مسجد تھے اور ملک کا بیڑا غرق کر دی، ملک کی معیشت ختم کر دی۔ آج بھی وہ اسی صورتحال پہ ہے، آج بھی وہ بندوق، خونی انقلاب، صلح حدیبیہ جیسے الفاظ استعمال کرنا، ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ملک کے جو نیوکلیر پاور ہے جو ہمارے لیڈروں نے اس ملک کو دیا اپنی جانیں قربان کر کے، ان کو ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ آج بھی ہم ان کو کہتے کہ آ جائیں، وہ اسمبلی میں ابھی ہیں، پارلیمنٹ کے اندر وہ اپنے اپنے کمروں میں گھروں میں رہتے ہیں، تنخواہ وہ لیتے ہیں۔ ابھی ہم نے فیصلہ کیا، ان کو بلایا ہے، ابھی وہ اس میں نہیں آتے ہیں تو اس کے بعد بیٹھ کے فیصلہ کریں۔ حالات جو بھی ہیں سب کو فیس کرنا ہے، اس سے مقابلہ کرنا ہے، اور ملک اور ریاست کے خاطر بہت کچھ برداشت بھی کرنا ہے۔ جو کام 4 سال میں نہیں ہو سکے، الحمدللہ وہ کام 4 دن میں بھی ہوئے، وہ کام شروع بھی ہو گئے۔ موجودہ مالی سال کا قومی اقتصادی سروے کل جاری کیا جائے گا۔ اہم نکات سامنے حاصل کر لیے۔ معاشی شرح نمو 4.8% ہدف کے مقابلے 6% رہی۔ شکیل احمد رپورٹ کر رہے ہیں۔ حکومت کی موجودہ مالی سال میں معاشی کارکردگی کیا رہی؟ نتیجہ سامانے حاصل کر لیا، معاشی ترقی ہدف سے بھی آگے نکل گئی۔ سالانہ 4.8% ہدف کے مقابلے میں جی ڈی پی گروتھ 6% رہی۔ زراعت، صنعتوں اور خدمات کے شعبے کا تیر ٹھیک ٹھیک نشانے پر لگا۔ زرعی شعبے نے 3.5% ہدف کے مقابلے میں 4.4% سے ترقی کی۔ خدمات کا شعبہ بھی 4.7% کا ہدف پورا کرنے میں کامیاب ہوا۔ کارکردگی ہدف سے بہتر یعنی 6.2% رہی۔ اہم فصلوں، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اور چھوٹی صنعتوں کا ہدف بھی پورا ہوا۔ 11 ماہ میں ملکی برآمدات ریکارڈ $29 ارب تک پہنچ گئیں۔ فی کس آمدن بھی ہدف پورا کر کے 2,46,414 روپے رہی۔ مہنگائی کا 8% کا ہدف پورا نہ ہو سکا، مہنگائی 13% سے تجاوز کر گئی۔ کپاس، لائیو اسٹاک، تعمیرات، جنگلات اور بجلی کے پیداواری اہداف حاصل نہ ہو سکے۔ شکیل احمد، سما اسلام۔ سابق وزیر خزانہ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد پروپیگنڈا ہیں۔ خود شوکت طرین نے بھی تردید کی ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ ذاتی مفادات کے لیے ادارے اور قیادت پر الزامات قابل مذمت ہیں۔ مسلم لیگ قاف میں بھی دراریں، چودھری شجاعت اور پرویز الہی نے راہیں جدا کر لی۔ شجاعت نون لیگ اور پرویز الہی تحریک انصاف کے حامی۔ اور سندھ حکومت اور MQM کے درمیان معاہدے پر عمل درآمد کا آغاز۔ MQM کے تجویز کردہ افسر کو ایڈمنسٹریٹر حیدرآباد تعینات کر دیا گیا۔ وزیراعظم میاں شہباز شریف کے دورہ سعودی عرب کے موقع پر مسجد نبوی میں نعرے بازی کرنے کے الزام میں گرفتار 5 پاکستانی شہریوں میں سے ایک کو مدینہ منورہ کی عدالت نے سزا سنا دی ہے۔ محمد طاہر کو 3 سال قید اور 10,000 ریال جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ مریم نواز نے ٹویٹ کیا کہ سزا اس غریب کو نہیں بلکہ ماسٹر مائنڈ فتنے کو ملنی چاہیے جو پاکستانیوں کو اپنے حسد کی آگ بجھانے اور کرسی کی ہوس مٹانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ان کو سزائیں دلوانا ہے، ان کے بچے مرواتا ہے اور خود ضمانت لے کر چھپ کر بیٹھا ہے۔ پنجاب میں ضمنی انتخابات سے پہلے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز متحرک ہو گئے ہیں۔ ترین گروپ کو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کے لیے راضی کر لیا ہے۔ آپ کو بتائیں اسی سلسلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے ترین گروپ کے سعید اکبر نوانی اور فیصل جبوانہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ترین گروپ کے تمام اراکین شیر کے نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ فیصل حیات جفانہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ترین گروپ کے 2 ارکان آزاد حیثیت میں الیکشن پر حصہ لینے پر بضد تھے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آپریشنل تیاریاں مکمل رکھنے کی ہدایت کر دی ہے۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں کہا کہ ملکی سلامتی اور خود مختاری کا تحفظ پاک فوج کا مقدس فریضہ ہے جسے ہر صورت نبھایا جاتا رہے گا۔
मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर सिपा सालार की सरबराही में बड़ी बैठक, अस्करी कायदीन ने सर जोड़ लिए। GHQ में होने वाली फार्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और तमाम फार्मेशन कमांडर्स की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हदायत कर दी कि मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक हालात में ऑपरेशनल तैयारियां मुकम्मल रखी जाएं। वाज़ेह कर दिया कि मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी और वकार का तहफ़्फ़ुज़ पाक फौज का मुकद्दस फरीज़ा है, जिसे फौज जैसा प्रोफेशनल इदारा हर सूरत निभाता रहेगा। कॉन्फ्रेंस के शरका को पेशावराना अमूर, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और जवाबी इकदामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार करते हुए अब तक की कामयाबियों को सराहा। इस्लामाबाद में गैर मुल्की खातून को मुबैना तौर पर उसी के गार्ड ने ज्यादती का निशाना बना डाला। तफसीलात जान लेते हैं थाना अपारा के बाहर मौजूद समा के नुमाइंदे आदिल तनोली से। जी आदिल तनोली, मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस क्या कर रही है? जी, इस्लामाबाद थाना अपारा के इलाके G64 में गैर मुल्की खातून के साथ मुबैना तौर पर सिक्योरिटी गार्ड की जानब से ज़्यादती का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। खातून की जानब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और मुकदमा दर्ज जो करवाया गया उसमें यह बताया गया है कि उसका सिक्योरिटी गार्ड जिसने मुबैना तौर पर उसे ज़्यादती का निशाना बनाया है। ताहम थाना अपारा पुलिस ने आला हुकाम की हिदायत पर फौरी मुकदमा दर्ज करके मुलजिम जो कि फ़रार हो चुका है, मौके से SSP ऑपरेशन की निगरानी में टीमें तश्कील दे दी गई हैं गिरफ्तारी के लिए। और पुलिस की जानब से यह दावा किया जा रहा है कि जल्द मुलजिम को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए बाकायदा तौर पर अपारा पुलिस ने आला अफसरान की क़यादत में जो है काम का आगाज़ भी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। JUI और MQM के मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, आइए आपको लिए चलते हैं। MQM और हमारी जमात जमीयत उलमा इस्लाम एक इत्तेहाद का हिस्सा है। ज़िमनी इत्तेहाद के लिए MQM पाकिस्तान ने जनाब मोहम्मद अबू बकर को टिकट दिया है, जो कि हमारी नुमाइंदगी के लिए सबसे मौजू है। मैं जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला कोरंगी के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से MQM के उम्मीदवार मोहम्मद अबू बकर की मुकम्मल हमायत का ऐलान करता हूँ और JUI के तमाम कारकुनों से अपील करता हूँ कि वो मोहम्मद अबू बकर को कामयाब कराने में अपना भरपूर किरदार अदा करें और उम्मीद है कि मोहम्मद अबू बकर साहब कामयाबी के बाद हल्के के आवाम का बिला तफरीक खिदमत करेंगे और हल्के की तामीर और तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। मैं अबू बकर भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी चंद अपने कीमती अल्फाज अदा करें। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हमारे MPS अली खुर्शीदी भाई और हाशिम रजा भाई और संजय परवानी भाई NA 240 का ज़िमनी इंतखाब। JUI ने MQM की हिमायत का ऐलान कर दिया है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए खुशखबरी है कि वज़ीर आज़म का किया हुआ वादा पूरा हुआ। 20 किलो आटे का थैला अब आम मार्केट से आधी कीमत पर दस्तयाब है। अब्दुर्रहमान पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में शहबाज स्पीड से सस्ते आटे की आवाम को फराहमी शुरू। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के मुताबिक 17 जून तक सस्ते आटे के लिए 2000 पॉइंट्स कायम कर दिए जाएंगे। 50,000 से ज्यादा आटे के थैले फराहम किए गए हैं। 10 किलो थैला 400 और 20 किलो का मिलेगा 800 रुपए में। ये बाकायदा ID कार्ड के जरिए हम लोग देंगे, इसका ट्रेल हमारे पास मौजूद होगा। और अभी जो मोबाइल है ये हम उन इलाकों में कर रहे हैं जहाँ पर स्टोर नहीं है। ओपन मार्केट में 20 किलो थैला मिल रहा है 1600 रुपए में। निस्फ कीमत पर आटा मिलने से शहरी खुश। बाजार में ये आटा कम से कम 1700 रुपए पे मिलते हैं, हमें इधर ही सस्ता और बहुत आसानी से मिलते हैं। वज़ीर आज़म का शुक्रिया जिसने आटा जो सस्ता दिया हमें और इस तरह और भी हमें चीज़ें सस्ती दें, उनका शुक्रिया। 20-25 हज़ार रुपये में हम गरीब लोग क्या करेंगे। सस्ते आटे की फराहमी का मुनज़्ज़म सिलसिला बतदरीज पूरे खैबर पख्तूनख्वा में फैलाया जाएगा। कैमरामैन आबिद खान के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर।
यहाँ भी कोई खुशखबरी आए। कराची में आटे का बहरान सर उठाने लगा। आटा सेंचुरी के करीब जाने लगा। फ्लावर मिल्स ने मलबा हुकूमत पर डाल दिया। समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम एक फ्लावर मिल मालिक के साथ ही मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी रिजवान। जी देखें, कराची में आटे का बहरान है, कीमतें आसमान को छू रही हैं। ये इसकी क्या वजूहात हैं और ये क्या आगे जाके ये कितनी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है ये चीज़। हमारे साथ मौजूद है महमूद मौलवी, फ्लोर मिल मालिक भी हैं। अगर 8 से 10 दिन सिंध से कराची में गंदम नहीं आएगा तो मैं ये आपको दावे से कहता हूँ कि 10-8 दिन के अंदर आटा 100 रुपये में भी मुश्किल से मिलेगा। इस वक्त आज के दिन में तो 75 रुपये किलो तो गंदम चल रहा है, तो उस हिसाब से 80-85 रुपये का आटा हो जाएगा। उसकी मेन वजह ये है कि सिंध गवर्नमेंट अपना प्रोक्योरमेंट पूरा नहीं कर सकी। सिंध गवर्नमेंट का टारगेट था 14 लाख टन प्रोक्योर करने के लिए, अब तक जो है उन्होंने 8 लाख टन प्रोक्योर किया है और उनके पास शॉर्टेज है। बदकिस्मती ये है कि जब एक चीज़ की कीमत बढ़ जाती है तो नीचे आना बहुत मुश्किल होगा। अगर ये आटा 100 रुपये का होगा, जो कि मैं देख रहा हूँ, उसके बाद ये रिवर्स नहीं लेगा। जी देखें, बहुत तशवीशनाक और संगीन सूरत हाल है और कराची में जो है वो ये क्या कहा जा रहा है कि ये आटे का जो बहरान है ये अमन अमान का भी मसला पैदा कर सकता है, तो हुकूमत सिंध को इस पर फौरी तौर पर जो है वो इक़दाम करने होंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। उधर बलूचिस्तान के ज़िला किला सैफुल्ला में मुसाफिर वैन गहरी खाई में जा गिरी। 22 अफराद जाँ बहक हुए। 13 साल का लड़का मौज़ाना तौर पर बच गया। लोरालई से रवाना होने वाली मुसाफिर वैगन की मंजिल तो जोब थी, लेकिन किला सैफुल्ला में हादसे का शिकार हो गई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक वैन अख्तर जई के मुकाम पर मोड़ काटते हुए ड्राइवर से बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। सिर्फ 13 साल का लड़का मौजज़ाना तौर पर बच गया। पहाड़ी रास्ते की वजह से इमदादी टीमों को पहुंचने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। अख्तर जई के मुकाम पर वो एक गहरी खाई में गिरी हैं, जिसमें टोटल 23 पैसेंजर्स थे। 23 में से 22 जो हैं उनकी डेथ हो गई हैं और एक सीरियसली इंजर्ड है, उसको कोयटा रेफर किया गया है। वजीर आला बलूचिस्तान ने हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया है। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।